बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, दूर करो सत्ता सरकार। भ्रष्टाचारी के नाम बताऊं, फिर अपने को जेल में पाऊं। चयन किया है भ्रष्टाचारी, कहाँ से आए ईमानदारी। चयन प्रक्रिया साफ बनाओ, ईमानदार अधिकारी पाओ। तभी होगा सपना साकार, जड़ से मिटेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर RS यादव भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के एपिसोड को बढ़ाते हुए पिछले एपिसोड में मैंने आपको भ्रष्टाचार विरोधी कविता एवं लोकगीत के बारे में बताया था। आज मैं इस एपिसोड में आपको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिचय एवं इसके उद्देश्य के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, आपको सहयोग देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिचय में मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहली बात तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और कौन व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किस कार्य को करने की अनुमति देता है और किस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है या नहीं रखता है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सबसे पहले छात्र समूह को ही क्यों चुना गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की एवं मुग़लों की गुलामी में जकड़ा था। उसके बाद कई शहीदों एवं नेताओं के बलिदान से यह हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और मुझे पूर्ण स्वतंत्रता जो है गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय यह छोटे छोटे सामंतों में एवं राजशाही व्यवस्था में जो है बटा हुआ था। तो उस समय आज़ाद होने के बाद यह समस्या हुई कि एक भारत और एक कानून की व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, क्योंकि हर राजा अपने कानून को चलाते थे और वहाँ गरीब जनता को अपने अनुसार उनका प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं थे, सभी ऐसे थे, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता था। तो इन नेताओं के मन में यह बात आई कि एक साम्राज्य एवं सशक्त भारत को किस तरीके से बनाया जाए। तो इसमें जो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि जिससे छोटे छोटे सामंतों को एक में करने के लिए और उनकी बातों को कुछ उनकी बातों को मानने के लिए मनाकर कुछ अपनी बातों को मना करके एक करने का जो है कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद इनके साथ में बहुत से सारे नेता थे जो कि इस कार्य में सहयोग दिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को बखूबी से निभाते हुए उन्होंने और उनको समझा करके बुझा करके या जो समझाने बुझाने से नहीं माने तो उनको सैनिक कार्रवाइयों के द्वारा अपने देश में मिलाने पर जो है पुरजोर कोशिश की गई। तो लास्ट में जा कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें बखूबी सफलता मिली। तो राजनेताओं ने गरीबों को उनके राजशाही कार्यों से उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए कि जिससे हमारा एक साम्राज्य एवं एक सशक्त भारत की कल्पना करते हुए कि एक गरीब तक हमारे भारत का हर नियम और उसकी व्यवस्था उसकी सहायता जो है पहुंच सके। इसके साथ इसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई। लेकिन जैसा कि हमारे राजनेताओं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी आज राजनेताओं ने इस व्यवस्था को जो है सपनों को में रखते हुए यह व्यवस्था की जो कि आज तक पूर्ण रूपेण जो है गरीब परिवारों को नहीं मिल पाई। संविधान बनाते समय उस समय गरीबों के उत्थान के लिए जिससे गरीबी और अमीरी की खाई को पाटा जा सके, इसके लिए एक आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण व्यवस्था में ये था कि यह सोचा गया कि हो सकता है देश आज़ाद हो जा रहा है, उसके बाद जो हमारे नेता आए वह गरीबों के ऊपर अत्याचार करके उनके अधिकार को फिर से
छीन करके पूंजीवादी व्यवस्था में बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में सोचा गया और लगभग 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे अगर ये किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं तो 50% गरीबों का हक सरकारी नौकरियों में और सरकारी व्यवस्थाओं में उनको मिल सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आज के नेता जो सरकार बनाते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से वह भी पोषित होते हैं, उन्हीं से पैसा लेते हैं, उन्हीं से चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं से मिलकर के जो है सरकार बनाते हैं। उन्हीं के पैसों के भरने के लिए केवल चंद पैसों का लालच दे करके उनके हक को मारते चले जाते हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए, उनको और भी अपने काम करने के लिए, उनको अपनी राजशाही चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो गरीबों से टैक्स वसूली और जनता से टैक्स वसूली करके उनके कर्ज को भरते हुए ही उनकी सरकार का कार्यकाल बीत जाता है। तो वह जो करते हैं, चाहे घूस ले करके, चाहे कुछ, जिनके पास पैसा होता है वही सरकारी नौकरियों में, सरकारी व्यवस्थाओं में शामिल हो पाते हैं। तो जो आरक्षण व्यवस्था गरीबों के लिए बनाई गई थी वह गरीबों को नहीं मिल पाती है और वह अमीरों के 5% अमीरों के रूप में ही वह सिमट करके रह जाती है। तो एक कहावत है जैसे कि नेता ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिनके पास पैसा होगा वही सबसे जो है मजबूत और बलशाली होगा। तो इसी कारण से वह गरीबों का ध्यान नहीं देते। इसी कारण किसी भी पार्टी के नेताओं ने आरक्षण की शर्तों को पूरा नहीं होने दिया और 5% अमीरों एवं नेताओं ने चंद पैसों का कुछ लालच दे करके गरीबों के हकों को आज तक खाते आ रहे हैं। इसी तरह ध्यान आकर्षित कराने के लिए एवं 55% गरीबों को उनका हक दिलवाने के लिए तथा भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एवं आज़ादी में शहीद हुए वीर सपूतों चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद आदि वीर सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए, भाईचारे में आई वैमनस्यता एवं दरार को खत्म करने के लिए, देश की गरीब की जनता को उनका हक दिलवाने के लिए एवं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए करके देश को समृद्ध एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, आज मैं जो है केवल एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका मैं चर्चा यहाँ किया और इसके अगले टॉपिक में कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, किस कार्य को करने की अनुमति देता है कि नहीं देता है, किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है कि नहीं रखता है और सबसे पहले छात्र समूह को क्यों चुना गया, इन सब के बारे में चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं अपनी चर्चा यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसमें सहयोग देंगे और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने में जो है मदद मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप जो है सहयोग दें और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने में मदद दें। जय हिंद, जय भारत।